तो देखिए, किसानों के मुद्दों को लेकर यहाँ पर माहौल गर्म है। हमारे साथ यहाँ पर इटावा की जनता भी मौजूद है और साथ ही जो मेहमान है अलग अलग पार्टियों के, वो भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। सबसे पहले जो इटावा की जनता है उससे ये जानने की कोशिश होगी कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है तैयारी, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या है, इसी पर चर्चा हम करेंगे। और मेहमान हमारे साथ मंच में मौजूद है अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता वो है, वरिष्ठ नेता, साथ ही पूर्व मंत्री भी वो रहे हैं। वाचस्पति दुबे है नेता कांग्रेस के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही नेता संजेश कुमार जी भी हैं, बीकेयू के नेता हैं, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले इटावा की जनता क्या सोच रही है भाई लोकसभा चुनाव को लेकर? अब तो सिर पे है चुनाव, क्या है आप लोगों के मुद्दे? हमारे मुद्दे हैं, इस सरकार ने, जो भाजपा की वर्तमान सरकार चल रही है, इसने अभी तक ना तो कोई रोजगार दिया है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस भाजपा का अब की बार खदेड़ा होना है, अब की बार पूरा सुपड़ा साफ होना है, भाजपा का सुपड़ा साफ होना है। किसको अगली बार किसको मौका? बीजेपी फिर से वापस या क्या होगा? जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या है मुद्दे आप लोगों के? पुरानी पेंशन की क्या है आप लोगों की मांग? पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। इस बार क्या हवा बह रही है यहाँ इटावा में? जो महंगाई कंट्रोल करेगा उसको हम लोग राज करने देंगे, और मोदी उस टाइम महंगाई कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मोदी को खाना कर फेंकना है यहाँ से। महंगाई का मुद्दा है यहाँ पर, महंगाई से लोग यहाँ परेशान है? नहीं, निजीकरण से हम लोग ज्यादा परेशान हैं। निजीकरण से ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग। अशोक जी, सबसे पहले तो ये बताइए, 2014-2019 में लगातार ये लोकसभा की सीट जो है इटावा की, वो बीजेपी लेती रही। इस बार आपको लग रहा है भरोसा? क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के, और आपको क्यों चुनेगी यहाँ की जनता, जरा बताइए सबसे पहले। निश्चित है, तब्दीली इसलिए निश्चित है कि जो इटावा माननीय मुलायम सिंह ने बहुत शानदार बनाकर दिया था अखिलेश जी ने, जिसकी चर्चा पूरे हमारे हिंदुस्तान दुनिया में होती थी, उस इटावा को 5 साल के अंदर बदहाल बना दिया गया है। जो पुल जितना बना था उतना ही बना रह गया है, उसका अप्रोच नहीं बना है। हमारे जिले के अस्पताल चले जाइए आप, हर अस्पताल के अंदर आपको गंदगी मिलेगी। यहाँ तक होता है कि जो है कुत्ते शवों को नोच ले, बच्चों को उठा ले जाते हैं। पूरे हमारे जनपद में हाहाकार मची हुई है, कोई विकास की बात नहीं है, अपराध बढ़े हुए हैं, चारों तरफ इतनी गुंडागर्दी और बदमाशी हो रही है। इटावा के लोगों ने इस बार तय कर लिया, इस सीट परिवर्तित होते रहेगी। इससे पहले भी तो आप इतनी बार शासन किए हो उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने क्या किया? देख लीजिए, सैफई चले जाइए, चंबल परे चले जाइए, आप पूरे लाइन सफारी चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको लगेगा। मैंने जो एक नारा दे दिया है कि मोदी राम भरोसे, हमारे अखिलेश यादव काम भरोसे। और दुबे जी, आप लोग की क्या तैयारी? क्योंकि ये तो कह रहे हैं साथ साथ आ रहे हैं आप लोग। अशोक जी, आप और दुबे जी, आप दोनों साथ साथ हैं यूपी में। यहाँ पहले ये कि पीडीए आ रहा है कि इंडिया का मुकाबला है एनडीए के साथ? देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दम से लड़ने के लिए तैयार है। हम 80 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम 80 सीटों उत्तर प्रदेश की लड़ेंगे। अगर हमारे साथ उचित और न्यायगत अगर हमारा उनके साथ गठबंधन होता है जिसमें उन्हें न्याय मिलता है, हमारी रीति नीति के अनुसार अगर गठबंधन होता है, जैसे भाइयों ने कहा, अगर विकास की बात अगर हमारे साथ होती है, रोजगार की बात होती है, पुरानी पेंशन की बात होती है, किसानों की बेहतरी की बात होती है, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। अगर उसके साथ अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम अकेले लड़ने को तैयार हैं। हम अपनी विचारधारा, रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और हम 2 बार से तो मौका नहीं मिला है आपको। 14 में मौका आपने गवा दिया, 19 में आपको मौका नहीं मिला, अब 24 में तो वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के साथ साथ वो हैट्रिक लगाएंगे। उनके पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए। वो जो कुछ भी है आप सब लोग जानते हैं, मिथ्या है, मृग मारीचिका है, नितांत झूठा है। जो कुछ भी उन्होंने कहा, किसान बदहाल है, जवान बेरोजगार है और कामगार अपनी पेंशन के लिए परेशान है। संजेश कुमार जी हमारे साथ है बीकेयू की तरफ से। किसान क्यों उग्र हो चले एक बार फिर से संजेश जी, और क्यों सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है? पहले तो आज जो आंदोलन हो रहा है उस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है और आपको भी पता है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। सरकार ने ये कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अब तक सरकार ने कानून क्यों नहीं बनाया? अगर सरकार की मंशा साफ है, जो सरकार कह रही उसी की बात मान के चल रहा हूं, तो कानून बनाने में भाई क्या परेशानी है? इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है, आप देनी नहीं चाह रहे, आप चाहते ही नहीं सरकार का किसान का धान बिके सही रेट में, किसान का गेहूं बिके सही रेट में। आपकी नीयत में 100% खोट है। आपके घर में कोई घुस जाए तो आप लाठी लेके उसको खदेड़ोगे नहीं,
आप बताइए, मेरी जमीनों पे डाका डाला जा रहा और हम शांत संजय जी, अभी तो कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जो किसान जाना चाहते हैं, हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर जो जवानों के साथ जिनकी झड़प वहां पर हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आप लोग तो है ही नहीं वहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेता। किसानों में ही दो फाड़ है, किसान ही अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। सारे किसान नेता एक हैं। आप ये बात गांठ बांध लो, जिस दिन वक्त पड़ेगा सारे किसान नेता एक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सब वहीं इकट्ठे दिखाई देंगे। अब पहले भी दिखा दिया कि ट्रैक्टरों में कितनी दम है, किसानों में कितनी दम। ठीक है, अब चुनावी माहौल में किसानों का ये मुद्दा कहां तक आगे बढ़ेगा और कितना आगे बढ़ेगा, इसका फायदा या नुकसान किसको होगा ये जानेंगे। लेकिन महिलाएं भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। उठिए मैडम, क्या नाम है आपका? मालती। क्या है आप लोगों के मुद्दे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर मुद्दे साफ हैं कि योगी और मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। आज जिस जगह पे डिबेट हो रही है वो भी जगह समाजवादी पार्टी ने बनवाई है। और जितना इटावा का विकास हुआ है माननीय नेताजी के द्वारा, माननीय शिवपाल जी के द्वारा, माननीय। ठीक है, आप उठिए, क्या नाम है आपका? मैं राम बेटी गोयल हूँ। मैं क्या है इस बार सियासी रुख यहाँ इटावा? मैं ये कहती हूँ, यहाँ की जो भाजपा की मैडम खड़ी हुई हैं वो कहती है राम जय श्री राम बोलो। क्यों बोलूं जय श्री राम? मैं तो शुरू से जय श्री राम हूँ। मेरा राम बेटी और राम भी लगता है और बेटी हूँ, मैं शुरू से राम को मानता। ये राजनीति में राम को क्यों ले आती है? ये राम लहर का फायदा मिलेगा उनको कि नहीं? वही तो कह रहे हैं, राम को बीच में क्यों लाती हूँ? राम तो शुरू से ही है। और ये हमारे अखिलेश ने इतना ही यहाँ काम किया है, बेरोजगार भत्ता दिया है और लड़कियों को। तो अखिलेश जी ने राम से दूरी क्यों बनाई है फिर? अखिलेश जी ने राम से दूरी क्यों बनाई है फिर? कहीं दूरी नहीं बनाई है, राम बुलाएंगे अखिलेश हमारे, मैं परिवार के साथ जाएंगे वहाँ पे राम। अच्छा, उर्मिला जी हमको ज्वाइन कर चुकी है, भाजपा की प्रवक्ता है। उर्मिला जी, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों से। आप जरा ये बताइए कि यहाँ पर इस बार 2024 में आपको लग रहा है कि ये सीट फिर से आप ले पाएंगे? क्योंकि मुद्दे जनता के बहुत सारे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने सालों से केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, फिर भी विकास यहाँ पर दिखता है नहीं। बिल्कुल आएगी। और मैं यही बात कहूँगी, सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, राम कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। राम जन जन के नायक थे, हैं, हमेशा रहेंगे। राष्ट्र हित में जो पार्टी काम करेगी वो ही आएगी और बीजेपी दोबारा इटावा से फिर से जीतेंगे हम। और मैं बीजेपी समर्थक नहीं, मैं आरएसएस से हूँ और दूसरा विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से हूँ। और सबसे बड़ी ये बात है, राष्ट्र हित में जो काम करेगा वो ही आएगा। सपा करे, सपा मंदिर बना देती, सपा 370 हटा देती, सपा 35 से हटा देती तो हम उनको लाते, क्यों नहीं लाते? लेकिन मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ही क्यों मोदी जी ने किया है? वो एक राजऋषि हैं और वो राजऋषि इसलिए हैं क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे, उनका कोई परिवार नहीं है, ना ही को वो समाज के लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं। नहीं, इटावा के लोगों को क्या फायदा मिलेगा 370 से या भगवान राम का भव्य मंदिर बनने से? यहाँ के लोग तो यहाँ के मुद्दों पर वोट करेंगे ना। आप यहाँ बताइए कि यहाँ पर क्या है, दो बड़े काम गिरा दीजिए अपने सांसद साहब के इधर। दो काम क्यों नहीं हुआ? काम हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नहीं, काम क्यों नहीं हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ है। सड़कें बनी हैं, रोजगार मिले हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है वो अशोक जी, काम बहुत हुए हैं यहाँ पर। आप कुछ भी कर लीजिए, काम के आधार पर आप बता दीजिए कुछ भी फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो विकास के फॉर्मूले पर ही वोट होता है। अगर आप आई हैं तो एक बार इटावा घूम लीजिए, चंबल जमुना कुआरी से लेके सफेद तक घूम लीजिए, लाइन सफारी घूम लीजिए, आपको पता चलेगा इटावा हमारा जिला सारे दुनिया मशहूर हो गया है। क्या नहीं हुआ है? लेकिन 5 साल का दुर्भाग्य है। पहले भी आपने सवाल हमसे यही किया था, हम उसका जवाब दे चुके हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, आज जब किसान यहाँ आए तो भाजपा के लोग दुमदुमा क्यों भाग गए? भाजपा के लोग किसानों को देख के क्यों भाग गए? किसान उनकी दुखती नब्ज है। मैं शायरी करता हूँ, मैं गांव जाता हूँ, देखता हूँ किसानों की दुर्दशा कितनी है, गरीबी में रह रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि पत्थर के दिल भी मोम की तरह पिघल गए। ये मैं गरीब किसानों की बात करता हूँ कि पत्थर के दिल भी मोम की तरह पिघल गए। देखा जो घर, आपकी बात कह रहा हूँ कि पत्थर के दिल भी मोम की तरह पिघल गए। देखा जो घर, गरीब का आंसू निकल गए। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, जिन लोगों ने परेशान किया है उनको ईश्वर दंड देगा कि गैरों के घर में आग लगाने चले थे जो, अपनी लगाई आग में वो खुद जल गई। एक दिन ऐसा आएगा, ये भाजपा नष्ट नाबूद हो जाएगी। आप ये बहुत सारे शेरो शायरी के जरिए आप निशाना साध रहे हैं अशोक जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत है उनके राज में। आप में तो एकदम इतनी गुंडाई होती थी उत्तर प्रदेश में, कहा जाता है। एक चीज बता सकता हूँ मैं, आंकड़े में तो रोज बोलता हूँ, प्रवक्ता हूँ, इतनी बातें हमको मालूम है। अगर मैं बताना शुरू कर दूं
तो पूरी की पोल खोल कर रख दूंगा। टेलीविजन के जरिए से आदमी तक बात नहीं पहुंच रही है। अजब है देश के लंबादार, अजब है देश के लंबरदार, कितनी सियासी चालों से ये चला रहे सरकार, और सरकारी नाकामी कैसे पहुंचेगी अब जनता तक, उसने खरीदे सारे चैनल और सारे अखबार। ये सब कुछ पार्टियों को ही पता होता है। विपक्ष के जो दल हैं, अशोक जी आप हो या फिर आपके सहयोगी दुबे साहब हो, आप तो बोलते हैं लेकिन दर्शक नहीं समझते हैं ना, जनता नहीं समझते, इसीलिए आप सत्ता से बाहर हैं। दुबे जी आप कहते हैं डिबेट में बड़ी बड़ी बातें हैं आप जनता को लेकर, लेकिन वो तो समझ नहीं रही है, वो तो फिर बीजेपी को लेकर आ रही है। देखिए, जहां अभी आपने पिछला सवाल पूछा था, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं कि जब से 30 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में हम नहीं है, आप पता कर लें इटावा के इतिहास, औद्योगिक विकास का इतिहास पता कर लें। 22,000 की परियोजना हमारी पाटा और गेल प्लांट आई थी, हमारा प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर में बनने वाला था। वो 30 साल से ये सरकारें जो इतनी रही हैं प्रदेश में और देश में, उन्होंने क्या किया? हमारे इसके साथ पशुनत बांध परियोजना बननी थी, उससे 5 नदियों का इकट्ठा होना था, बांध बनना था और इटावा का ऐतिहासिक विकास होता। वो 30 सालों में जो सरकारें हुक्मरान इस प्रदेश में रही हैं, वो जिम्मेदार हैं बदहाली की। दुबे जी बड़े जोश में आप कह रहे हैं 60 साल केंद्र में किसने राज किया? 60 साल जब तक हमने राज किया, जो कुछ भी आप विकास देख रहे हैं कांग्रेस की बदौलत है। जो भी इटावा में विकास हुआ है वो कांग्रेस, आप पता कर लीजिए। आप दोहरी बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, दूसरी ओर कहते हैं कि 60 सालों में बहुत विकास किया। मैं बता रहा हूँ। गठबंधन आप करने जा रहे हैं, अशोक जी खुद सवाल उठा रहे हैं। गठबंधन आप करने जा रहे हैं, अशोक जी खुद सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक काम बता दीजिए आप। मैं सवाल विकास का उठा रहा था, मैं प्रश्न सपा पर नहीं उठा रहा। आप दोनों साथी नहीं है क्या अशोक जी? आप तो गठबंधन करने जा रहे हैं। कांग्रेस का अगर एक काम गिना दे, मैं कान पकड़ के उठा पटक लगाऊंगा। एक भी काम नहीं हुआ कांग्रेस ने, कब से शासन नहीं किया है, पिछले 30 साल शासन ही नहीं आया। उससे पहले शासन जब था, आप एक काम केवल गिना दें, कोई नदी का पुल बनाओ, चंबल कुआरी जमुना का। माननीय मुलायम सिंह के आने के बाद ये पूरा जनपद पूरे दुनिया में मशहूर हो गया है। गिना दीजिए एक काम। मैंने बताया ना आपको, जब इटावा सम्मिलित था और रैया था, तब 22,000 करोड़ रुपए की पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट यहाँ आई थी। इसके अलावा जितने भी फिशर फॉरेस्ट था, यहाँ पे कांग्रेस की जमाने में बना था। सूत मिल इटावा में था, जिससे हजारों अंसारी भाइयों को और अन्य लोगों। लेकिन दुबे जी और अशोक जी, आप जितनी पार्टियां उतने मत होंगे, तो कैसे जनता आप पर भरोसा करेगी? आप गठबंधन होने का दावा करते हैं, लेकिन गठबंधन होने के बाद भी हर पार्टी के अपने अपने मत हैं। अब इस पर कैसे भरोसा करेगी जनता? क्या नाम है आपका? खड़े होइए। प्रदीप वर्मा जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि अंडर ड्यूरेस सरकार बनी। अंडर ड्यूरेस से मतलब आप शायद समझती हो कि झूठे वादों की, प्रलोभन की और भय और भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है, उससे जनता आजीज है। चाहे मुद्दा किसानों का हो, नौजवानों का हो, ये तमाम और मुद्दे हैं। जैसे किसानों की बात है, हिंदुस्तान किसानों का देश कहा जाता था, जिसमें 70% किसान किसानी किया करता था। आज केवल किसान किसानी छोड़ने में मजबूर है और 16% किसान। सरकार तो कहती है कि किसानों के लिए बहुत काम किया हम लोगों ने। क्या नाम है? प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, विकास के सारे रास्ते बंद हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, ये तो सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। पहले तो आप ये बताइए, यहाँ पे जो जनता बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मैदान छोड़ के भाग गई है। किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या विपक्ष में इतनी वो नहीं है बात कि विपक्ष अपनी बात कह सके, किसान अपनी बात कह सके? भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं माननीय रामशंकर कठेरिया जी, और वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। क्या वो जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते थे? क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। सपा के नेता तो नहीं है? नहीं, मैं सपा का नेता नहीं हूँ। आप बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि 5 साल तो आप मोदी को दिखाते हो, एक दिन जनता की सुनने आए हो। तो जनता अपनी समस्याएं बताइए ना, अपनी समस्याएं बताइए। क्या नाम है आपका? आप पूछिए युवाओं के मुद्दे क्या है इधर? हमारा मुद्दा रोजगार, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार का मुद्दा यहाँ पर बहुत हावी है। रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर यहाँ की जनता भी ये कह रही है कि इसी पर वोटिंग होनी चाहिए। उर्मिला जी, रोजगार का जो वादा किया था सरकार ने, उस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा ना कि रोजगार तो आपने, वो लोग कह रहे हैं, युवा यहाँ के कह रहे हैं, सारी योजनाएं चल रही हैं, रोजगार भी मिलेंगे और मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार सिर्फ मंदिर का ही काम कर रही है। आप लोगों को भ्रमित करने की बात हो रही है।
जाति विशेष की सिर्फ विकास करना और सिर्फ एक वर्ग को आगे बढ़ाना कोई विकास नहीं है। यही विकास किया है अखिलेश यादव ने। ये किसानों का विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? किसानों का विकास क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? किसान फिर से धरने पर बैठे हुए हैं। बीज और जितने बीज है, खाद है, वो भी आधे दामों में तो मोदी जी दे रहे हैं। कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, क्या उनका किसानों को नहीं मिल रहा? अच्छे दामों में उनका जो अनाज है वो ले रहे हैं। कभी कितनी प्रॉब्लम होती थी पहले, इस अखिलेश सरकार थी, सिर्फ उन्होंने सिर्फ सफाई का विकास किया है। अब मैं किसी जाति राजनीति पर उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अशोक जी, किसानों के लिए जितना काम मौजूदा सरकार ने किया, बता दीजिए अगर पिछली सरकारों ने किया। अगर किया होता तो आज ये रामशंकर जी मैं साथियों के भागते नहीं। अगर किसानों के लिए काम होता, आप समझिए देश में 1,25,000 किसान हर साल मरता है। किसान की जो MSP है वो इतनी कम है। मैं तो पढ़ता लिखता रहता हूँ, 75 में केवल 119 रुपए थी, आज 2000 तक पहुंची है। हर चीज की कीमत बढ़ी, लेकिन किसान आप ये बदहाल है। ये आप जाके मंडी में देखिए, 8-8 दिन सर्दी पड़ा तब उसे पेमेंट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तभी ये लोग आए हैं। पिछले बार 1 साल लगातार आंदोलन चला, 700 लोग मरे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब किसानों के मुद्दे पर सरकार ये कहती है कि जितना काम इस सरकार में हुआ उतना काम कभी हुआ ही नहीं, लेकिन विपक्ष के अपने अपने मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। चित्रा परिहार नाम है। चित्रा जी, क्या है इस बार आप लोगों के मुद्दे? यहाँ पर क्या लग रहा है, हवा की शोर बह रही है? देखिए, मुद्दे तो हर चुनाव में नए नए आते हैं आपके पास, लेकिन कहते हैं कि जो बहुत पुराने मुद्दे चले आ रहे हैं, जिनकी हर साल और हर सरकार में ज़रूरत होती है, वो है युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच। तो मुझे लगता है कि हर बार युवाओं को बढ़ाने के लिए एक नए योजनाओं के साथ सरकार को आना चाहिए, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। आज सोचने वाली बात, मौजूदा सरकार के कामकाज को कितना अच्छा मान रहे हैं? मैं बिल्कुल सराहना करती हूँ। अगर हवा बहुत पॉजिटिव चलती है तो मैं कहती हूँ कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है। क्या सवाल है आपका? इस बार क्या लग रहा है, यहाँ पर वापसी करेगी बीजेपी या फिर ये गठबंधन वालों को मौका मिलेगा? दुबे जी से है, जो आचार्य कौन से कृष्णन थे, उन्हें पार्टी से क्यों निकाल दिया? अगर सबके राम है तो, अगर सबके राम प्रमोद कृष्णन जी को क्यों पार्टी से निकाल दिया? ये सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे कोई भी हो। अगर राम सबके हैं, अगर राम मंदिर में पूजा करने के लिए उनके विधायक जाते हैं या उनका पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, तो उसे पार्टी से क्यों निकाल दिया जाता है? दुबे जी कृपा करके ये बता दें। ये सवाल मैं जल्दी से पूछती हूँ दुबे साहब से। अगर भगवान राम से दूरी नहीं है दुबे जी, तो आपने प्रमोद कृष्णन जी को क्यों निकाल दिया अपनी पार्टी से बाहर 6 साल के लिए? देखिए, हमारे जो राम है वो महात्मा गांधी के राम है, वो सभी समाज के राम है, वो हृदय में हमारे राम है। अब भगवान राम को भी बांट देंगे क्या आप लोग? आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। जो सवाल उठाए उसका जवाब तो देने दीजिए। कहते हैं हम राम आए हैं, और भाई राम कहाँ गए थे? राम तो हमेशा ही है। अच्छा, राम जी अब आ गए हैं तो क्या आप भरत के लिए राजगद्दी राम छोड़ देंगे? क्या आप राजा राम जनता की सवालों पर, किसानों के सवालों पर मोदी जी अपनी गद्दी छोड़ देंगे? क्या वो किसानों पर लाठी चलाना छोड़ देंगे? क्या वो जो अरबपति किसानों को बना जो अभी आप भगवान राम का ये बखान कर रहे हैं दुबे जी, लेकिन आप ही की पार्टी थी ना जो सवाल उठाती थी भगवान राम के अस्तित्व पर, थे कि नहीं? वो भी तो जनता जानती है ना। फिर गलत ये तर्क कर दिया जाता है, कभी नहीं था। वो राम सेतु का सवाल था और तमिलनाडु सरकार ने सवाल पूछा था, और इसी का जवाब संसद में इसी भाजपा सरकार के मंत्री ने दिया कि वो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। सवाल राम सेतु का हुआ था, ना कि राम के अस्तित्व। राम हृदय हमारे हैं, हम राम के हैं। केवल राम पे किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी संस्था की बपौती नहीं है। राम किसी एक के नहीं है, बल्कि राम सबके हैं। अशोक जी, ये आपकी पार्टी भी कहती है, लेकिन दूरी तो अयोध्या से आप लोग भी बना रहे हैं। वाली बात ये है कि माननीय अखिलेश जी ने ये कहा कि मैं परिवार के साथ जाऊंगा। हमारा जो खुद का कमरा नीचे, उसमें सबसे बड़ी राम की तस्वीर लगी हुई है। आप जबरदस्ती हमें दूर कर रहे हैं। हम उनसे ज़्यादा राम को मानते हैं। आप सैफई जाइए, कभी देखिए, विकास का भंडार है, विकास के इतना काम हुआ, लेकिन एक मूर्ति है हनुमान जी की, नेताजी जाके सबसे पहले उसे प्रणाम करते हो, 20 सालों से करते रहे। हम लोग जाते हैं। यही तो आरोप लगते हैं ना आप लोगों पर अशोक जी। अरे मैं काउंटर तो करूंगी ना, यही तो आरोप लगते हैं ना। आप ये कहते हैं कि चुनाव के वक्त में ही आप लोग जो है, वो दुबे जी भी जो है, अशोक जी आप लोग की पार्टी, चुनाव के वक्त में ही आप लोग भगवान राम का नाम। ये बताइए, चुनाव से पहले मंदिर क्यों बना? इससे पहले क्यों नहीं बना? केवल 19 में उनने पुलवा पर कांड करा दिया, इसमें राम मंदिर बनवा दिया सरकार के लिए। अगले 5 साल बाद जब आएंगे तो मथुराबाई लड़ाई कर देंगे। इस देश के अंदर लड़ाई पैदा वो करवा चुके हैं। हम लोग दिलो दिमाग से राम को मानते हैं, वो स्वार्थ के राम को मानते हैं।
जल्दी आती हूँ आपके पास। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भगवान राम आपके भी हैं और दूसरी ओर आप कहते हैं कि मंदिर क्यों बना, आप कहते हैं कि मंदिर अभी क्यों बना। उर्मिला जी, भगवान राम से इनको वाकई में दूरी है या बीजेपी भगवान राम को भी अपनी बपौती मानती है, ये इनका आरोप है? राम सबके हैं, राम जन जन के हैं। और इनका कहना बिल्कुल मैं इसलिए कहूँगी, जिस मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर जो गोली चलवाई थी, तो वो राम के कैसे हो सकते हैं? राम को उनको तकलीफ है, ठीक है। राम को जो कार सेवकों पर गोली चलवा सकता है और जो साधु संतों को मरवा सकता है, छोटे बच्चों पर उस पर बोलिए अशोक। देखिए मेरी बात सुनिए, सब लोग टीवी देखते हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी जो मुलायम सिंह के टाइम में चीफ सेक्रेटरी थे, वो उस टाइम जब गोली चली तब वो थे। आज वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनका बयान सबने सुना देश के अंदर कि जब गोली चली तो मुलायम सिंह को पता भी नहीं था, वो चीफ सेक्रेटरी थे। ये लोकल प्रशासन ने गोली चलाई थी, माननीय मुलायम सिंह का कोई हाथ नहीं था। अब वो पूरा इतिहास तो जो है अशोक जी, वो दुनिया जानती है, वो देश को पता है। वो नृपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया है, जो मुलायम सिंह के चीफ सेक्रेटरी थे, आज मंदिर के अध्यक्ष हैं, कि गोली चलवाने वाला प्रशासन लोकल था। मजबूरी में माननीय मुलायम सिंह का कोई हाथ नहीं था इसमें। राम मंदिर तो सरकार ने बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया अशोक जी? कोई घटना यहाँ घट जाती है, जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन जिम्मेदारी सीधी नहीं थी। माननीय मुलायम सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। आपने बदनाम करने को। चलिए, जनता जो यहाँ पर है वो राम मंदिर लहर को भाप पा रही है क्या? आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है? सचिन यादव। सचिन जी, क्या है ये राम लहर जो इस वक्त चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर देश में, उसका फायदा मिलेगा सरकार को कि नहीं? देखिए, मैं जात और धर्म की बात कभी नहीं करता। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो, उस देश में भुखमरी की स्थिति क्या रही होगी। नौजवान इस समय सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान देखिए आप कतार में लगा हुआ है। मौजूदा सांसद जब यहाँ से अपना डाइस छोड़ के भाग जाते हैं तो क्या स्थिति रहती है भारतीय जनता पार्टी? आप अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, पूर्व अध्यक्ष जी और प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कि अभी अयोध्या का मसला चल रहा है, फिर वो चलेगा कृष्ण जन्मभूमि का। आप चौधरी साहब ये बताइए कि अगर हम अपना कृष्ण जन्मभूमि का अगर स्थान नहीं लेंगे तो हम क्या वहाँ पे जाके मक्का में स्थान लेंगे? कृष्ण, राम और शंकर हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं और मंदिर कोई भी सरकार नहीं बनवा रही है, वह जन जन के लोग जा रहे हैं और जन जन लोगों के पैसा लगा हुआ है। इसलिए आप ये शब्द वापस लें, हम वहाँ पर वो भी जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि भी लेके रहेंगे। अरे आप तो अशोक जी और दुबे जी, आप तो अयोध्या की बात कर रहे हैं। जनता यहाँ पर मथुरा काशी की तैयारी कर रही है, वो बोल रहे हैं कि मथुरा काशी भी तो अभी बाकी है। देखिए, ये धार्मिक षड्यंत्र है। किसान के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ, किसान के और बेरोजगारों के खिलाफ और पेंशन धारकों के पुरानी पेंशन के जो चाहने वाले हैं उनके अटेवा उनके सदस्यों के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है। मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि में जो 8,000 रुपए देने की बात हुई है, अगर आप उसको 365 दिन में भाग दे दें तो 21 रुपए केवल किसान को मिल रहा है। अगर आप देखें, किसान अकेला ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार टैक्स देता है। जब वो ट्रैक्टर खरीदता है, जब वो फर्टिलाइजर खरीदता है, जब वो पेस्टिसाइड खरीदता है तो 18% जीएसटी। लेकिन किसान सम्मान निधि का फायदा कितने करोड़ किसानों को मिलता है, वो भी तो आंकड़ा होगा ना आपके पास, बताइए। मैं आपको दे रहा हूँ। वो देखिए, फसल बीमा योजना में इस समय 27,908 करोड़ रुपया लिया गया और मात्र 5760 करोड़ रुपया किसानों को वापस किया गया फसल बीमा योजना का। बाकी सारी करोड़पति कंपनी और उनके 2 यार खा गए। और इसके बाद आपको बताना चाहता हूं, जो 80 करोड़ राशन कार्ड की बात हुई, अगर उसे भागित कर दें आप एक परिवार में 5 सदस्यों को, तो केवल 16 करोड़ लोगों को केवल राशन कार्ड बने हैं। इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूं, जिसको कहते हैं आयुष्मान कार्ड की बात, जो सुन लीजिएगा। आयुष्मान कार्ड की बात करते हो आप, 30 करोड़ राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड की बात करते हो आप, उसे भी आप भागित कर दिए 6 में, तो आपको कितना मिलता है? जो स्कीम आप बता रहे हैं दुबे जी, उसी स्कीम के भरोसे सरकार कहती है कि हैट्रिक लगाएंगे हम। आप उनकी कमियों को गिना रहे हैं। संजय जी, सरकार तो कहती है कि किसानों के लिए जितना काम ये 10 सालों में हुआ या फिर अभी सरकार कर रही है, उतना काम बता दीजिए अगर पहले कभी हुआ हो। अब तक सरकार ने कानून नहीं बनाया एमएसपी पे, सरकार पे हम कैसे भरोसा कर लें? सरकार ने सबसे कम, इस भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों को रेट बढ़ाया। सरकार ने 50 किलो से खाद की डीएपी की बोरी 45 कर दी, 45 से अब घटा के 40 कर दी। और सरकार कह रही है हम आपकी आमदनी दोगुना कर देंगे। दोगुना तो कहीं नहीं हो रही, सरकार बिल्कुल फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने में लगी हुई है। हर तरह से सरकार किसानों को दबाने में लगी। एक बात आपको और बता दूं, देश पे का प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो बता दूं आपको। न राम पे बनेगा और न हिंदू पे बनेगा, न मुसलमान पे बनेगा।
और न राम पे बनेगा और न मुसलमान पे बनेगा। देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो किसान की बात करेगा। जो किसान की बात करेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जल्दी से एक लाइन में, जल्दी से। मैं सरपंच सुखाड़ पार्टी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ साथियों। जब मैं यहाँ आया था तो लोग मुझे देख के हंस रहे थे। मैं एक बात आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। ये वो इटावा है जिस इटावा में कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की पूरे देश में सत्ता चली। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी को बनाया और 4 बार सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब जी इसी लोकसभा में चुनाव लड़ करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैम, जल्दी से बोलिए। क्षेत्रवाद और गोत्रवाद की राजनीति मिलना चाहिए। जो क्षेत्रवाद है, जो गोत्रवाद है, हक वंचितों को, शोषितों को, मजलूमों को उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और सरकार ये कहती है कि सभी के हितों को ध्यान में रख करके सरकार काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली ये सरकार है और निश्चित तौर पर इस बार हैट्रिक सरकार लगाएगी, ये सरकार का दावा।